Hello everyone, I welcome you all. So we'll continue with unit 4, which is affective processes, and in which we'll study motivation and emotion. Motivation से related जो भी theories हैं, जो भी इसके types हैं, and same with the emotion. इसके function क्या है, इसके component क्या है, और इसके 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 लिए क्या क्या theories हैं, ठीक है ना, वो हम यहाँ पे study करने वाले हैं. सबसे पहले देखिए भाई, जैकमा आपने सुना होगा. तो जैकमा की फेलियर की बहुत ही लंबी कहानी है, और उसी फेलियर की कहानी से इनको जाना जाता है. और साथ में ये तो पता ही होगा कि ये सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं, which is not much important here. What is important is he failed in his life miserably so many times. कैसे? सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया कि भाई प्राइमरी स्कूल एग्जामिनेशंस में वो एक बार नहीं 2 बार फेल हुए, ठीक है, और 3 बार फेल हुए मिडिल स्कूल एग्जाम्स. इससे आगे फिर वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं 3 बार किसी हांगजाओ नॉर्मल यूनिवर्सिटी के लिए, तो वहाँ पर वो 3 बार फेल होते हैं. और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस जब देते हैं वहाँ पर 10 बार फेल होते हैं, ठीक है ना. हर टाइम वो रिजेक्ट होते हैं, और ये सिलसिला आगे भी चलता है. जब वो जॉब के लिए कहीं पर अप्लाई करते हैं तो 30 बार वो ऑलमोस्ट डिफरेंट जॉब्स के लिए फेल हो जाते हैं, राइट. वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते. फिर वो KFC के लिए किसी तरीके से, ठीक है ना, इंटरव्यू देते हैं, पर उसमें से 24 लोग सेलेक्ट होते हैं, जिसमें से 24 में से 23 को ले लिया जाता है और एक को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और वही होते हैं जैकमा. आफ्टर दैट वो पुलिस फोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, जहाँ पर 5 एप्लीकेंट्स होते हैं, और 5 में से एक को हटा दिया जाता है, और जिसको हटाया जाता है वो अगेन जैकमा ही होते हैं. सो द राइटर इज आस्किंग कि why there are some people who persist even after multiple failures in their life. ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कंटिन्यूसली अपना जो भी उनको है काम करते रहते हैं इवन आफ्टर लॉट्स ऑफ फेलियर्स इन देयर लाइफ. व्हाई इज इट सो? हाउ डज दिस हैपन? कहीं ना कहीं मोटिवेशन इसके पीछे होता है, बट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन और इमोशन एंड इमोशन? दिस इज व्हाट विल अंडरस्टैंड. तो कैसी मेंटेलिटी होती होगी ऐसे लोगों की, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. कोई भी आदमी सक्सेस है या नहीं है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कितने ऑब्स्टिकल्स किसी की लाइफ में आए हैं और वो फिर भी थका नहीं या हारा नहीं. दैट मेक्स समबडी सक्सेसफुल इन हिज ओन आइज. नाउ कम्स मोटिवेशन. व्हाट इज मोटिवेशन? It is written that it is a simply the reason for an action and that which gives purpose and direction to behavior. तो ये कह रहे हैं कि किसी भी एक्शन को करने के लिए जो रीज़न होता है हमारे पास, और जो हमें पर्पस और भी डायरेक्शन देता है, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं. क्या आपको ड्राइव कर रहा है और क्यों कर रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज मोटिवेशन. और जो जनरली जो मोटिवेशनल गुरुज होते हैं वो क्या करते हैं, वो मोटिवेशन को बहुत ही गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, राइट. दे जस्ट टेल यू हाउ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, हाउ टू बी प्रोडक्टिव, बट दे नेवर टेल यू इन व्हाट और व्हाई टू इंक्रीज द एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इन एनी टास्क, राइट. तो मोटिवेशन का यही एक ड्रॉबैक है कि इट टॉक्स अबाउट बीइंग एफिशिएंट. It never talks about the action that you are doing, whether it is right or not. It tells you that in whatsoever direction you are going, go with maximum efficiency or productivity. And this is what we take as motivation. But here it is written totally different. It is saying that what drives you and why, right? And also it is written here, do you know the meaning of the definition of motivation? More importantly, do you know why you need to know? Right. This is also the question that motivation has to raise, which is not the case that we see in our society, right. People generally take motivation as something which is being efficient no matter what you do, right. But the question must be raised, क्या काम करना चाह रहे हो, और जो काम आप करना चाह रहे हैं वो करने लायक है भी या नहीं. अगर वो करने लायक है तो उसके लिए
मोटिवेशन की ज़रूरत वैसे भी नहीं रहती है. मोटिवेशन is most of the times it is extrinsic in nature. We'll also look at the types of motivation, but that is what motivation is, something which drives you and something where you also must find the reasoning that why it drives you. Now comes the next part कि motivation can be termed as driving force. Here it is written कि motivation driving force हो सकता है, a process that starts and drives various activities whether physical or psychological. Definitions there are some there अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे definitions दी होंगी. तो यहाँ पे फेल्डमैन ने कहा है कि वो जो किसी भी ह्यूमन और ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी जीव, उसके लिए अगर वो किसी एक डायरेक्शन में एनर्जाइज्ड है, ठीक है, वो आपका मोटिवेशन कहलाता है. फीस्ट और रोजनबर्ग ने कहा है अर्ज टू मूव टुवर्ड्स वंस गोल्स टू अकम्प्लिश टास्क, बट मोटिवेशन नेवर टेल्स यू विच टास्क इज important for you and which is not, right? It never asks question about the task itself. It tells you to have the drive, to have the urge to complete the task, but it never tells you which task. This is the drawback of motivation that you must know. Next we have Camorro. He said an internal state, dynamic rather than static in nature, that propels action. ठीक है, इन्होंने थोड़ा इसको और डीपली समझा. इन्होंने कहा एक आंतरिक अवस्था है मोटिवेशन जो कि किसी एक एक्शन को करवाती है. ये ज़्यादा डायनेमिक होती है ना कि स्टैटिक. इसी तरीके से और लोगों ने बताया कि अराउजिंग एंड सस्टेनिंग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अराउजिंग एंड सस्टेनिंग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. इसी तरीके से नोलन का है यहाँ पे अ कंडीशन दैट एनर्जाइजेस बिहेवियर एंड गिव्स इट्स डायरेक्शन. तो सभी लोगों ने कुल मिला के एक ही बात करी है कि किसी चीज़ के लिए ड्राइव होना, ठीक है ना, किसी तरफ खींचना और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होना, या फिर किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में एक्शन करना, राइट? एंड द एक्शन विल बी डायनामिक rather than static. So this is what they said about motivation, right? Driving and pulling force which results in persistent behavior directed towards particular goal. तो मोटिवेशन क्या है? समथिंग विच ड्राइव्स और पुशेस एन ऑर्गेनिज्म इन अ सर्टेन डायरेक्शन और टू बिहेव इन सर्टेन वे. देखिए इसमें क्या क्या आ जाते हैं, इसमें कुछ टर्म्स आते हैं मोटिवेशन में. ड्राइव, फोर्स, डिजायर्स, नीड्स एंड विशेस, ठीक है, और इसी पे ही पूरी कहानी रहेगी मोटिवेशन को लेकर के. ड्राइव, फोर्स, डिजायर्स, नीड्स एंड विशेस. डिजायर क्या? जैसे कि किसी टीचर से, यहाँ पे लिखा है किसी टीचर से अगर आपको प्रेज लेना है, ठीक है ना, तो वो अपने आप में एक मोटिवेशन हो सकता है कि आप अपने क्लास में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको टीचर प्रेज करते हैं, ठीक है ना, आपकी प्रशंसा करते हैं. सेकंड, राइट, डिजायर कैन बी मोटिवेशन. नाउ अ विश टू गेन मोर नॉलेज इन अ सर्टेन टॉपिक कैन अगेन बी अ मोटिवेशन, राइट. तीसरा, आपको भूख लगी हुई है और उसके लिए आप बिस्किट खरीदने जाते हैं. अगेन द डिजायर कैन बी अ मोटिवेशन. अ डिजायर टू स्पेंड टाइम विद एनीबडी कैन बी अ मोटिवेशन. ऑलराइट, सो एनी ह्यूमन बिहेवियर कैन बी सेड टू बी एज अ रिजल्ट ऑफ सम काइंड ऑफ मोटिवेशन, ठीक है. या तो वो नीड्स के कारण होगा, या ड्राइव्स के कारण होगा, या इंसेंटिव्स के कारण होगा, राइट. सो नेक्स्ट कम कि नीड्स के कारण कैसे होगा. जैसे कि किसी को पानी चाहिए, ठीक है, या सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो सारे नीड्स के अंदर आता है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, बिना उसके आप जी ही नहीं पाओगे एक भी सेकंड. ड्राइव्स मतलब कि किसी काम को करना है. अब ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. कोई भी इंडिविजुअल आदमी किसी और अग्रसर है, ठीक है ना, मे बी क्योंकि वो भूखा है, ठीक है, वो फूड सीक कर रहा है, या फिर अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं. तो ड्राइव्स में क्या आता है? द परसीव्ड स्टेट ऑफ टेंशन दैट अकर्स व्हेन आवर बॉडीज आर डेफिशिएंट इन सम नीड क्रिएटिंग एन अर्ज टू रिलीव द टेंशन. ठीक है, किसी तरीके की नीड है बॉडी को और उसको पूरा करने के लिए एक टेंशन,
ठीक है ना, बॉडी में होती है या फिर माइंड में होती है कह लो, एंड दैट इज सम सॉर्ट दैट इज समवेयर क्रिएट्स ड्राइव इन अस. नेक्स्ट कम्स इंसेंटिव. इंसेंटिव मतलब कि बाहर आपको कोई चीज़ मिल रही है जिसके कारण आप काम कर रहे हैं. जैसे कि कोई गेम हो रहा है, कोई स्पोर्ट है और उसमें आपको ट्रॉफी दी जाती है एज एन इंसेंटिव कि आप रनिंग करें. ठीक है, आप रनिंग कर रहे हैं और आप ये कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हैं, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बाहर से इंसेंटिव मिल रहा है. ठीक है ना, so that could be another motivation. As we have seen, there are three main parts of motivation. One is need, another is drive, and third is incentive. Now there are two things, motive and motivation. They are different. Motive matlab is something that actually drives an individual to take certain action. ठीक है, वो चीज जो किसी इंडिविजुअल को कोई एक्शन करने के लिए, कोई एक्शन प्रोपेल करने के लिए होती है, राइट, दैट इज कॉल्ड मोटिव. एंड मोटिवेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस विद इन विच अ मोटिव ड्राइव्स एन इंडिविजुअल टूवर्ड्स सर्टेन एक्शन. ठीक है, मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो मोटिव होता है वो किसी एक एक्शन की तरफ जा रहा रहता है. ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. मोटिव is something which actually drives an individual, and motivation is something where motive drives an individual towards certain action. What are the types of motivation? There are two ways in which we can categorize motivation. One is primary and secondary, another is extrinsic and intrinsic. Primary क्या है? Basic motivations जो हमारी needs होती हैं, hunger, thirst, sleep, sex, avoidance of pain, even though sex is not the basic need, but इन सब को कंप्लीट करने के लिए, इन सब के लिए जो भी हम एक्शन कर रहे हैं बाहरी दिशा में, दैट इज कमिंग फ्रॉम मोटिवेशन. ठीक है, एंड सेकेंडरी मोटिवेशन क्या होता है? ठीक, तो इसमें जो पहला प्राइमरी मोटिवेशन है, इट सीम्स इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज इट इज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ. ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो कंटिन्यूसली या फिर वो सर्वाइव करे अच्छे से. ठीक है, उसको बचाने के लिए बॉडी को प्राइमरी मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट. सेकेंडरी मोटिवेशन क्या होता है? ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है. ठीक है ना, डिपेंड करता है कि आपने अपने लिए क्या प्रायोरिटीज सेट करी हैं और क्या आपकी वैल्यूज़ हैं, उस हिसाब से आप मोटिवेट रहते हो. तो सेकेंडरी मोटिवेशन इज टोटली डिफरेंट. ठीक है, और ये हम ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में पढ़ेंगे, सेकेंडरी मोटिवेशन. नाउ कम्स एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन. सी, कुछ मोटिवेशन होते हैं जो बाहर से हमें कुछ इंसेंटिव दे रहे हैं, उनको आप कह सकते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. ठीक है, बाहर से हमें कुछ मिल रहा है जिसके कारण हम कोई एक्शन कर रहे हैं. इंट्रिंसिक मोटिवेशन अंदर से खुद, हमारे अंदर से खुद हमें उस काम को करते हुए कुछ एंजॉयमेंट मिलता है, एंड दैट इज वाई वी आर मोटिवेटेड टूवर्ड्स सम पर्टिकुलर वर्क. सो एक्सट्रिंसिक क्या है? बाहर से कोई चीज़ मिल रही है और उसको पाने के लिए ही मैं कोई टास्क कर रहा हूँ. और इंट्रिंसिक मतलब मैं कोई टास्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद वो टास्क करते हुए एक कह लो जॉय या एंजॉयमेंट मिलता है. ठीक है, तो these two are different motivation. Extrinsic motivation, if we talk about motivation that comes from outside the person and usually involves rewards and praises. That's what I've said. A reward, praises, money, feedback, anything if you are getting from outside, and that's why you are doing some certain work, that work comes under extrinsic motivation, right? Why you are doing it? Because of the external motivation. These motivators provide satisfaction, pleasure that the task may not provide. ठीक है, पर यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में टास्क आपको कोई एंजॉयमेंट नहीं दे रहा, टास्क आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है फाइनल रिवॉर्ड और रिजल्ट. इसके कुछ नंबर ऑफ एडवांटेजेस हैं इस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के. ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से ख़राब है क्योंकि इसमें टास्क आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं. ठीक है, is not only linked with the increase of behavior but also with increase of in performance. Even though it is criticized as if the reward is removed, then the behavior towards some certain work may also decrease, right?
तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का क्या है कि इसका इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप रिवार्ड हटा दें तो कोई वो काम करना छोड़ देगा जो माइट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है उस पर्सन के लिए। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? इट इज़ यूजफुल ओनली टू द वर्क दैट रिक्वायर नो क्रिएटिविटी येट नेसेसरी टू डू। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की एक एप्लीकेशन हो सकती है जो मुझे लगता है, जैसे आपको आपको कपड़े धोने हैं, ठीक है, तो कपड़ा जब जिस समय आप धो रहे हैं कपड़े, तो उस समय आप बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर सकते हैं, आपको अपने आप में टास्क में कोई मज़ा नहीं आएगा, बट आप इसलिए धो रहे हैं क्योंकि फाइनली वो कपड़ा आपके लिए साफ हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा पहन के, राइट। सो सिमिलरली अगर आपको भूख लगी हुई है तो आपको मार्केट जाना पड़ेगा, राइट। सो हेयर वी हैव एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट in our day-to-day life to do the basic things. But when it comes to intrinsic motivation, then which is that is totally different thing. जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का यूज़ कर सकते हैं, बट जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी आ जाती है, ठीक है, या फिर आपकी इंडिविजुअलिटी आ जाती है, वहाँ पर आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक बहुत ही शानदार मैंने इस पे एनालिसिस करा है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, राइट। ठीक है, तो स्टिल फर्दर इन्होंने यहाँ पे लिखा है कुछ एक्सट्रिंसिक, पहले वो देखें। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मे बी इफेक्टिव विद सिंपलर टास्क, दैट्स व्हाट दे हैव सेड, टू रिक्वायर्ड टू टास्क दैट रिक्वायर क्रिएटिव एंड लिटरल थिंकिंग as opposed to that require creative and lateral thinking. ठीक है, for example, if a child enjoys keeping his room organized and tidy, but if parents starts providing reward for the same, the child will keep the room tidy not because of the intrinsic motivation, that is the enjoyment, but will do so because of the reward given by the parents. तो क्या कह रहे हैं ये कि एक बच्चा है, वो उसको अपना रूम साफ करना पसंद नहीं है, पर उसके पेरेंट्स ने उसको कह दिया है कि हम आपको रिवार्ड देंगे अगर आप हमेशा अपना बेडरूम या जो रूम है वो ऑर्गेनाइज तरीके से रखें। तो यहाँ पर क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन काम में आ रहा है, राइट। तो दूसरा एग्जांपल है, और भी एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन ये है कि मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विद इन अ पर्सन एंड इंक्लूड्स द एलिमेंट ऑफ चैलेंज, चैलेंज, एंजॉयमेंट, मास्टरी एंड ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है? स्वप्रभुत्व, ठीक है, आपके एक्शंस पे आपका हक है, कोई और उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, ठीक है। आप जब चाहे उस एक्शन को कैसे कर सकते हैं वो आप डिसाइड करेंगे, क्या करना है वो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। देयर इज नो बॉस ओवर यू टू रूल ओवर यू और टू रेगुलेट योर एक्शंस। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जहाँ पे आपको क्रिएटिविटी चाहिए, जहाँ पे आपको सृजनात्मकता चाहिए, वहाँ पे ज़रूरी है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, देयर कुड बी एन एक्टिविटी दैट एन इंडिविजुअल में सिंपली एंजॉय डूइंग विदाउट एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसको करते हुए हम ये नहीं सोचते कि भाई हमें इससे क्या मिलेगा, ठीक है ना। somehow related to निष्काम कर्म ऑफ गीता, इफ यू हैव स्टडीड। सो नाउ कम्स द पार्ट कि भाई एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ना मे किल इंट्रिंसिक वन। कैसे? आप कोई एक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उसमें जॉय मिलता है, एंजॉयमेंट मिलता है, ठीक है। तो अगर ये किया जाए कि उस इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आपको एक रिवॉर्ड दे दिया जाए, तो वो क्या बन जाएगा? एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बन जाएगा, ठीक है। आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन के कारण कोई काम कर रहे थे, आपको मज़ा आ रहा है वो करते हुए, ठीक है, आपको रिवॉर्ड की कोई परवाह नहीं है। बट अगर आपको रिवॉर्ड दे दिया जाए तो इट माइट हैपन कि वो जो एक्टिविटी थी वो इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक में शिफ्ट हो जाए। दैट मीन्स नाउ योर मोटिवेशन विल बिकम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एंड इफ दैट बिकम्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और आपको फर्दर कभी फ्यूचर में कोई रिवॉर्ड ना मिले,
तो क्या होगा कि वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आप वो टास्क करेंगे ही नहीं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, एंड फर्दर नो एक्शन विल हैपन। तो हमने क्या कहा, कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी, कोई इंट्रिंसिक मोटिवेशन के कारण आप कोई एक्शन कर रहे हैं, अगर उसमें रिवॉर्ड ऐड कर दिया जाए तो वो एक्सट्रिंसिक बन जाएगा, और रिवॉर्ड हटाने पर अगर रिवॉर्ड ना मिले आपको फ्यूचर में, तो दैट विल बिकम, द एक्शन विल नॉट हैपन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एक डिसएडवांटेज कह लें कि कोई भी आप टास्क कर रहे हैं जिसमें आपका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, या आपको कोई इन्जॉयमेंट नहीं मिल रहा वो टास्क में, पर आप रिवॉर्ड के कारण अगर वो टास्क कर रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद एक टाइम आता है जहाँ पे आपको रिवॉर्ड बढ़ाना पड़ता है, राइट। और रिवॉर्ड बढ़ाते बढ़ाते आपका डोपामिन रिलीज बढ़ता है, और ये एक लूप बन जाता है अपने आप में, जहाँ पे यू आर समवेयर एडिक्टेड टू द रिवॉर्ड, राइट, एंड वेयर यू love the reward itself, therefore you might not perform your task well. Next comes, there are 4 components of intrinsic motivation, and हमने ये समझा कि intrinsic motivation ही सबसे अहम मोटिवेशन है। एक्सट्रिंसिक की भी अपनी उपयोगिता है, वो इतनी ही उपयोगिता है या एक्सपीडियंसी है जितनी कि हमें रोज़मर्रा के लिए कामों में चाहिए होती है, ठीक है। कपड़े अगर साफ चाहिए तो धोने पड़ेंगे, या फिर सामान कुछ लाना है, आप भूख लगी हुई है हमको तो कुछ खरीदना पड़ेगा मार्केट से, हमें मार्केट जाना पड़ेगा, तो दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नाउ कम्स व्हाट आर द पार्ट्स कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? चैलेंज, एंजॉयमेंट, मास्टरी एंड ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। चैलेंज मतलब कोई ना कोई चैलेंज आपको मिलना चाहिए, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल ये इंजॉय करता है कि उसको कुछ हद तक का एक नया चैलेंज मिले, right, and that excites any individual. Enjoyment यानी कि it might be deeper pleasure which you might call as joy. So कोई भी इंडिविजुअल जब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के तहत कोई काम कर रहा होता है तो उसमें उसे एंजॉयमेंट मिलेगा। और मास्टरी यानी कि सेंस ऑफ प्राइड एंड अकम्पलिशमेंट, उसको अपने आप में ही ये भाव सघन होगा कि वो कुछ कर रहा है, which is important. So you might take it as pride or accomplishment, but he'll not have that kind of pride कि भाई सबके सामने शो ऑफ करना है कि मैंने ये काम करा, ये काम करा, ठीक है ना। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के तहत हम ये जरूर कर सकते हैं, पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंतर्गत जब हम कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर accomplishment का भाव आएगा भी, तो we might share it with the people around us or we might not share it, ठीक है ना। हमें किसी पे इम्प्रेशन नहीं दिखाना है अपना, ठीक है ना, या फिर किसी को इम्प्रेस नहीं करना है अपने काम से, बिकॉज द वर्क इट सेल्फ इज गिविंग वट वी वॉन्ट, राइट। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि जो हम काम कर रहे हैं उसी टास्क में ही आपको इतना मज़ा आ रहा है कि आपको रिजल्ट की कोई परवाह है ही नहीं, ठीक है। और रिजल्ट के अंदर आ जाता है कि भाई किसी को इम्प्रेस करना, या किसी से प्रेज पाना, या फिर कोई फीडबैक, या फिर कोई किसी तरीके का रिवॉर्ड पाना, राइट। रिवॉर्ड इन फॉर्म ऑफ मनी, इन फॉर्म ऑफ प्रेस्टीज, इन फॉर्म ऑफ having good image in front of others. These are all external rewards, right? So these things are totally absent in intrinsic motivation. नेक्स्ट कम्स ऑटोनॉमी, जैसे कि मैं कह रहा था कि स्वप्रभुत्व यानी कि फ्रीडम होगी, ठीक है ना। कैसे कोई काम करना है या फिर क्या काम करना है, दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड और इट विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होगा वो काम, वो खुद से किया जा रहा होगा और अपनी फ्रीडम में किया जा रहा होगा। Now comes what are the theories of motivations. बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। एक आती है इंस्टिंक्ट थ्योरी। इंस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, 1950s में डेफिनेशन दी गई थी कि इंस्टिंक्ट एक अडेप्टिव पैटर्न होता है किसी भी बिहेवियर का, जो कि फॉर्म होता है जेनेटिक्स के इंटरेक्शन के कारण या फिर ऑर्डिनरी डेवलपमेंटल प्रोसेस के कारण, ठीक है। तो इंस्टिंक्ट अपने आप में कुछ नहीं है, इट माइट बी ड्यू टू जेनेटिक्स और
इट माइट बी बायोलॉजिकल इन यू कि भाई जिसके तहत आप क्या करते हैं, कोई एक पैटर्न, किसी एक खास पैटर्न में अपने बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये वेरिएंट होता है, मतलब कि एक जो इंस्टिंक्ट होती है वो चेंज करती है, ठीक है ना। और साथ में ये सिमिलर भी होती है सेम स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में। इंस्टिंक्ट एज अ बिहेवियर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग और मेमोरी, ठीक है ना। एंड थ्योरी एक्सप्लेन मोटिवेशन इज कॉज ड्यू टू इंस्टिंक्ट्स एंड आर रिजल्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल एंड जो भी, अगर हमें मोटिवेशन इसके कारण है, ठीक है, कि क्योंकि हमारी वो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, तो उसमें हम वही चीज़ें कर रहे होंगे जो हमारी जेनेटिक प्रोग्रामिंग में आती है, ठीक है ना, या जो बायोलॉजिकली हमारे बॉडी में फीड है। ठीक, तो इंस्टिंक्ट में यही आ जाता है आपका बेसिक जो इंस्टिंक्ट होती है, जैसे कि भाई भूख लगी हुई है तो आप खाना खाओगे, तो इज that comes under instinct theory, right? But there are some what we can say disadvantages of this theory कि भैया it only tells of the instinct based motivation, it does not tell of other motivation left there, which will be discussed in further theories. What is drive reduction theory? This theory is basically, it talks about कि आपका बायोलॉजिकल स्टेट जो है, ठीक है ना, वो मेंटेन रहनी चाहिए, और उसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? इट इज़ द ऑटोमेटिक प्रोसेस दैट लिविंग थिंग्स और लिविंग बीइंग्स यूज टू कीप देयर इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल वाइल एग्जिस्टिंग टू एक्सटर्नल कंडीशन। जैसे कि आपको ठंडा लग गया तो आप क्या कर रहे हैं, स्वेटर पहन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, in which we maintain homeostasis or a steady biological state. So this is a drive reduction theory. We are motivated to reduce to the push or the push exerted by drives or internal stimuli that represent biological needs. Our behavior helps us to maintain homeostasis. So अगर आप भूखे हुए हैं तो अगर आप भूखे हैं तो आपको खाना खाना है, ठीक है। और अगर आप नहीं भी खा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपको भूख लगी है और नहीं खा रहे हैं, तो ये बिहेवियर, इस तरीके का बिहेवियर माइट बी ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी कि भाई कई बार आप क्या करते हैं कि आप अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमेशा आप इसलिए मोटिवेटेड रहेंगे क्योंकि आपको होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना है, ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए ड्राइव रिडक्शन थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर। अराउजल थ्योरी, अराउजल मतलब होता है कि फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन। फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी जो बॉडी है वो हेल्थीली फंक्शन करे, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल, राइट। तो अराउजल क्या है? फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन के लिए एक जनरल स्टेट है, फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन का एक जनरल स्टेट है, मतलब कि देखिए हम एक्ट करते हैं एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल अचीव करने के लिए, क्योंकि जब हम बहुत कम अराउज्ड होते हैं तो हम बोर्डम फील करते हैं, ठीक है। जब हम बहुत कम अराउज होते हैं, ठीक है, तो हम बोर्डम फील करते हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा अराउज होते हैं, जैसे कि हमें भूख लगी हुई है, तो हम खाना खाएंगे टू रिड्यूस द अराउजल। सो when we are not aroused enough, we act to increase arousal. Example, we are bored, so we'll read book. And when we are too aroused, for example, we are hungry, then we act to reduce the arousal. Example, we eat. So the idea is that there is an optimal level of arousal for you to perform at your maximum capacity, right? So this performance graph is inverted U. It says P performance is on y-axis and your arousal on x-axis. तो एक ऑप्टिमम स्टेट या फिर ऑप्टिमम अराउजल होता है जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस पीक पे जाती है, एंड दैट इज द ऑप्टिमम अराउजल वी हैव टू हैव अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिमल अराउजल मॉडल, बिकॉज द ऑप्टिमल अराउजल विल मेक थिंग्स रनिंग and will give you maximum performance, ठीक है। तो ड्राइव रिडक्शन मॉडल कैन नॉट बी अप्लाइड टू एक्सप्लेन द बिहेवियर्स रिलेटेड टू क्यूरियोसिटी और बिहेवियर्स दैट सीक थ्रिल।
ठीक है। ड्राइव रिडक्शन मॉडल क्या था? ड्राइव रिडक्शन मॉडल ये था कि जो भी हमारे पास, सॉरी, हाँ, ड्राइव रिडक्शन मॉडल ये था कि हम होम्योस्टेसिस के कारण, मतलब अपने बायोलॉजिकल बिहेवियर के कारण कोई काम कर रहे होते हैं, पर बायोलॉजिकल बिहेवियर से हटके भी कुछ चीज़ें आती हैं जिसमें हमें कुछ थ्रिल मिलता है, जिसमें हमें कुछ चैलेंजेस मिलते हैं, तो वो आता है द ऑप्टिमल अराउजल मॉडल। जो भी एक्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ थ्रिल मिलता है, ठीक है, कुछ क्यूरियोसिटी है हमें उसको लेकर के, सो दैट विल बी कवर्ड इन ऑप्टिमल अराउजल मॉडल, ठीक है ना, दैट टू विल बी कवर्ड। नाउ यहाँ पे कहा है कि दिस मॉडल स्टेट्स दैट वी फंक्शन बेस्ट when we are moderately aroused or energized, and both low and high arousal energy levels lead to poor performance। कैसे? ये कह रहा है कि हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं ऑप्टिमम अराउजल पर, और लो और हाई अराउजल पर हम बहुत ही पुअर परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बहुत कम अराउजल होगा तो आपको बोर्डम आ जाएगी, राइट, तो आपको कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा, और अगर बहुत हाई अराउजल रहेगा तो उसके कारण आपको स्ट्रेस होगा, राइट, उसके कारण आपको टेंशन फील होगा, तो विच विल फर्दर हैम्पर योर परफॉर्मेंस। सो द optimal level of arousal is needed and it differs from person to person. Now comes the incentive theory. Incentive theory है कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुली होना चाहिए तुम्हारे पास जिसके कारण तुम कोई भी एक्शन कर रहे हो, किसी भी गोल की तरफ डायरेक्टेड हो, ठीक है ना, तो तुम गोल ओरिएंटेड इसलिए हो क्योंकि तुम्हें कुछ एक्सटर्नली कुछ मिल रहा है, कुछ प्लीजिंग एक्सटर्नल स्टिमुली मिल रहे हैं। दैट इज अ इंसेंटिव थ्योरी, साफ नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट कम्स मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो मैस्लो ने एक एक यहाँ पर एक हायरार्की दी। उसने कहा कि जब तुम्हारी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं तो तुम उसकी ऊपर की नीड्स को फुलफिल करने में लग जाते हो, और जब ये हो जाती हैं तो फिर और उसके ऊपर की। तो इस तरीके का एक उसने हायरार्की दी, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले रखा है इसने फिजियोलॉजिकल, मतलब आपकी बॉडी से रिलेटेड जो आपको आपको जीवित रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो नीड्स अगर कंप्लीट हो रही हैं तो उसके बाद आप सेफ्टी की तरफ ध्यान देंगे, फिर आप सेफ्टी के बाद लव और बिलोंगिंग पे ध्यान देंगे, फिर आप उसके बाद एस्टीम पे, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। दिस इज व्हाट मैस्लो थिंक्स, ठीक है ना। कह रहा है कि जब तक आपकी भूख ही नहीं मिटी तब तक आप कैसे अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे या बाकी सारी चीज़ें सही कर पाएंगे, अपने रिलेशन या फिर अपनी जो लाइफ की बाकी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना। एक नीड होती है हमें कि भाई हमें एजुकेशन चाहिए, बट एजुकेशन, हाउ विल यू गेट एजुकेशन इफ़ यू आर नॉट फीडिंग योर सेल्फ प्रॉपरली। सो वहाँ तक तो मैस्लो हायरार्की सही है, बट मैस्लो हायरार्की का एक, यू कैन क्रिटिसाइज इट और यू कैन डिसएग्री विद इट, क्योंकि आप कोई भी एक्शन जब कर रहे हैं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कम्स एट द सेंटर ऑफ दैट एक्शन। You are doing anything because somewhere you think that it will self actualize you. That means you will be, your problems are getting resolved and you are being more creative. You always want to be more creative. It is a totally different thing कि भाई तुम क्रिएटिव हो पा रहे हो अल्टीमेटली या नहीं, पर एट द सेंटर ऑफ एनी एक्शन वी वांट टू बी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। Why? Because this is why we are doing anything. अगर हम कहीं ना कहीं ये नहीं जानते हैं कि अब अपनी ऊंची संभावना को पा सकते हैं तो हम फिर कुछ भी क्यों करेंगे, राइट। कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक पॉइंट बाद लिबरेट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मैं अपने आप को समझ जाऊंगा या समझ जाऊंगी, और सारी मेरी उलझने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी, लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट विच इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, which is the center of all the activities that we do in our
डे टू डे लाइफ, नो मैटर कितनी बुरी से बुरी वो एक्टिविटी हो और कितनी ऊंची से ऊंची या अच्छी से अच्छी वो एक्टिविटी हो, सभी के सेंटर में कहीं ना कहीं हम यही सोच रहे होते हैं कि इसको करके मैं फुलफिल हो जाऊंगा, इवन दो हम नहीं हो पाते हैं। दैट इज द अनदर ट्रेजेडी दैट हैपन्स विद अस, बट समवेयर वी आर थिंकिंग कि हम सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट कम्स मैकलेंस acquired needs of theory. So three basic needs stated by Maclens. One is need for achievement, second is affiliation, third is power. ठीक है, तो अचीवमेंट के लिए जो नीड्स होती हैं, जो भी उसके लिए ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, डिफिकल्टीज आ रही हैं, ठीक है, किसी गोल को पाने के लिए, उस कारण हम मोटिवेटेड रहते हैं। दूसरा है एफिलिएशन, ठीक है ना, क्लोज और इंटीमेट रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। और तीसरा है हमारे पास कुछ अपना इन्फ्लुएंस, अपना इम्पैक्ट, अपना इम्प्रेशन दूसरों पे दिखाने के लिए हम पावर के पीछे जाते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमें मेनली मोटिवेट करती हैं एज पर मैकलेंस एक्वायर्ड नीड थ्योरी, ठीक है ना, अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। नेक्स्ट कम्स व्हाट इज इमोशन। क्या होता है इमोशन? अ रिएक्शन कंसिस्टिंग ऑफ सब्जेक्टिव कॉग्निटिव स्टेट, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस एंड एक्सप्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्टिव कॉग्निटिव स्टेट होती है जिसमें कुछ फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, मतलब कुछ बॉडीली रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना, जो कि हमारा बिहेवियर एक्सप्रेस करते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस जैसे यहाँ पे लिखा है हार्ट रेट में बॉडी शिफ्ट, मतलब जैसे हार्ट रेट चेंज हो गया, ब्लड प्रेशर चेंज हो गया, ठीक है, जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं बॉडी में उन सब का चेंज हो जाना फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। ठीक है, दूसरा हो जाता है सब्जेक्टिव कॉग्निटिव स्टेट्स, मतलब आवर पर्सनल एक्सपीरियंस वी लेवल एज इमोशंस। ठीक है, हमारा पर्सनल जो एक्सपीरियंस होता है उसको कह रहे हैं सब्जेक्टिव कॉग्निटिव स्टेट। और एक्सप्रेसिव बिहेवियर मतलब जो भी हमारा बाहर जो भी हम दिखाते हैं अपने अंदर के रिएक्शन के कारण, ठीक है ना, जो भी हमारा रिएक्शन होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो भी बाहर हो रही रहती है उसको हम एक्सप्रेसिव बिहेवियर कह सकते हैं। तो इमोशन क्या है? इमोशन है कि कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाना, यानी कि हार्ट रेट चेंज हो जाना, ब्लड प्रेशर चेंज हो जाना या कुछ और। क्यों? क्योंकि आपने बाहर कुछ ऐसा देखा, ठीक है ना, जिसको देख करके पर्सनली आपको ऐसा लगा कि उस पर आपको रिएक्ट करना चाहिए, एंड दैट रिएक्ट कुड बी इमीडिएट, ओके, इम्पल्सिव रिएक्शन हो सकता है। तो इमोशन यहाँ पे कहा है मूड, टेम्परामेंट, पर्सनैलिटी, डिस्पोजिशन एंड मोटिवेशन। इट इज एसोसिएटेड विद मूड, टेम्परामेंट, पर्सनैलिटी, डिस्पोजिशन एंड मोटिवेशन। नाउ emotions can be considered as thoughts that you cannot identify. ठीक, इमोशंस कहीं ना कहीं बहुत डीप हमारे कुछ होता है, ठीक है, जिसको कि फ्राइड बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो ये इमोशंस कुछ ऐसे थॉट होते हैं जो जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया है फॉर एग्जांपल, जैसे आप कुछ फील कर रहे हैं और आप किसी के बारे में अनकॉन्शियसली कुछ सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, पर हम उसको अपनी बॉडीज में फील कर रहे हैं, बॉडी में फील कर रहे हैं आप, और मस्कुलर टेंशन भी आपको हो रही है। ठीक है, तो ये आपका इमोशन के अंदर आता है। ठीक है, इमोशन मतलब कुछ ऐसा है जो आपके मानसिक या मानसिक तल में कुछ हो रहा है, ठीक है, और वो इतना सडन है कि आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, उससे पहले वो कुछ ना कुछ आपके थ्रू कुछ एक्ट कर दे रहा है। ठीक है, फिजिकली आप कुछ ऐसे एक्ट कर रहे हैं, आपको भी नहीं पता आप क्यों कर रहे हैं, राइट। तो इमोशन is derived from Latin word which is emovere and which means stirred up. There are some definitions that are given by different people. क्या कहा है कि भाई brief acute change in consciousness experience and
physiology that occurs in response to a personally meaningful situation. ठीक है, इस तरीके से emotion is a complex pattern of bodily and mental changes that includes physiological arousal, feelings, cognitive processes, visible expressions, including face and posture, and specific behavioral reactions made in response to a situation perceived as personally significant. ठीक, तो मेनली क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो तीन चीज़ें हमने देखी इमोशंस को लेकर के, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं इजीली. पहली चीज़ हमने देखी कि भाई हमें कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें हम अपना कुछ मीनिंग ढूंढ रहे हैं. ठीक है, और अपना कुछ पर्सनली मीनिंग ढूंढ करके हम उस पर फिजिकली कह लें, ठीक है, या फिजियोलॉजिकली हम उस पर रिएक्ट कर रही है हमारी बॉडी. ठीक है, चाहे वो मस्कुलर टेंशन की फॉर्म में हो, चाहे वो आपके हार्ट रेट चेंजेस या ब्लड प्रेशर चेंजेस या हार्मोन लेवल चेंजेस या इम्यून सिस्टम एक्टिविटी में कोई चेंज हो रहा है. ठीक है, कार्डियोवास्कुलर, डाइजेस्टिव, जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं, ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं, वो आपका कहीं ना कहीं आपने किसी एक सिचुएशन में अपना कुछ मीनिंग ढूंढा है और उस मीनिंग के बेस पे आप ऐसा रिएक्ट करते हैं. दैट इज कॉल्ड इमोशन. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समझाया है, emotion a state of being moved, stirred up or behaviorally aroused on experiencing an emotional situation and which involves external and internal physiological changes. For example, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, a parent might display emotions of happiness as his her child receives a gold medal. ठीक है, तो क्या है कि कोई पेरेंट हैं, वो खुश हो रहे हैं कि भाई उनका बच्चा जो है किसी चीज़ में गोल्ड मेडल पाया है, तो फिर वो खुश हो रहे हैं इसलिए. तो दैट इज़ द इमोशन दे आर डिस्प्लेइंग, क्योंकि उनके लिए वो पर्सनली सिग्निफिकेंट है, पर्सनली मीनिंगफुल है. ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है ना कि पड़ोस में किसी के बच्चे ने टॉप किया है तो आप खुशी मना रहे हैं, आप पार्टी दे रहे हैं, राइट? बिकॉज वही उसमें खुश होगा जिसके लिए वो मीनिंगफुल है, और मीनिंगफुल ज़्यादातर क्लोज वंस के लिए ही क्लोज वंस की चीज़ें होती हैं. Now there are types of emotions. Basic emotion: anger, disgust, happiness, fear, sadness, surprise. Okay. So Charles Darwin के according, human beings can experience broad range of emotions. ठीक. और एक चीज़ अगर आप देखें तो चार्ल्स डार्विन के हिसाब से actions that arise as a result of emotions or emotional behaviors are innate in nature, and similar emotion states are expressed in terms of similar facial expressions across cultures. तो डिफरेंट कल्चर्स में हमेशा इमोशनल स्टेट सेम रही हैं, चाहे वो कोई भी पार्ट हो वर्ल्ड का. सभी जगह एंगर को एक ही फेस से दिखाया जाएगा, डिस्गस्ट को एक ही फेस से, हैप्पीनेस को, फियर को, सैडनेस को, सरप्राइज को. ठीक है, तो नो मैटर कल्चर चेंज होता है, बट कल्चर चेंज हो जाए बट फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस विल नेवर डज नॉट चेंज. और साथ में जो लोग अंधे हैं, राइट, या जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट है, वो भी यहाँ तक कि सेम इमोशन डिस्प्ले करते हैं. बहुत ही हैरानी की बात है, राइट. उन्होंने कभी किसी को देखा नहीं कि कैसे हंसना है, कैसे गुस्से वाला फेस दिखाना है, कैसे खुशी वाला फेस दिखाना है, कैसे डरे सहमे वाला फेस दिखाना है, कैसे सरप्राइज वाला फेस दिखाना है. उन्होंने कभी किसी को देखा नहीं ये सब करते हुए, राइट. विजुअली इम्पेयर्ड लोग भी यहाँ तक कि सेम इमोशन फॉलो करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड. नेक्स्ट कम्स सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस. Necessarily require a sense of self as well as an ability to reflect on one's actions, whether the expectation in terms of social norms and rules are met or not. ठीक है, तो सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस आते हैं एम्बेरसमेंट, गिल्ट, प्राइड, शेम एंड ह्यूमिलिएशन, जिसमें आप सेल्फ कॉन्शियस हो ऐसे इमोशंस. कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस: कॉग्निटिव अप्रेजल, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, thought and action tendencies, and internal bodily changes, and facial expressions response to emotion. These are the components of
इमोशन। कॉग्निटिव अप्रेजल मतलब यहाँ पे बताया है कि जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, तो अगर कोई टीम जीतती है, ठीक है, तो आप खुश होंगे या दुखी होंगे, डिपेंड करता है कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। Similarly, next we have subjective experience. These are the components of emotions basically. So दूसरा है subjective experience, affective state or the feeling tone that is brought by the emotion. तीसरा है इसी तरीके से thought and action tendencies, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी सर्टन एक्शंस के लिए सोचना, ठीक है, ये हमारा थॉट और एक्शन टेंडेंसीज होती हैं। अगर कोई गुस्सा है तो अग्रेसिव हो सकता है, अगर कोई गुस्सा है तो अग्रेसिवली बिहेव कर सकता है। दिस कम्स अंडर थॉट एंड एक्शन टेंडेंसी। इंटरनल बॉडीली चेंजेस, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, जैसे कि हमने बात करी थी, हार्ट रेट में चेंजेस आना, ठीक है, अगर कोई पर्सन एंग्री है तो वो तेजी से सांस लेगा, राइट। फेशियल एक्सप्रेशंस में चेंज होना, ठीक है, और इमोशंस पे रिस्पॉन्स करना। दीज आर द कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर कोई डेंजर में है तो उसको अवॉइड करना, ठीक है, या कोई गुस्सा है तो वो एक्सपीरियंस करेगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक अराउजल। नाउ व्हाट इज दिस, यू कैन सर्च फॉर दिस। एंड अगर किसी के साथ बुरा बिहेव किया जा रहा है तो वो अटैक टेंडेंसीज लाए, ठीक। तो ये सारे क्या है, हमारे एक रिस्पॉन्स होते हैं, रिस्पॉन्स टू इमोशन। नेक्स्ट कम्स फंक्शन ऑफ इमोशन। इमोशन क्या करते हैं, किसी इंडिविजुअल को किसी एक्शन के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप रोड पे चल रहे हो आप, अचानक से कोई ट्रक आता है, ठीक है, तो आपका जो रिएक्शन होगा फियर वाला, वो आपको प्रिपेयर करेगा कि भाई बचो। तो इमोशंस आर इंपॉर्टेंट only when they prepare some individual for an action, right? Of course, that is we have given the example of self preservation. Emotion play a role in shaping of future behavior of an individual, ठीक है। Learning and a situation that evoke negative emotions are avoided by us. Next we have emotions help in effective interaction with others. इमोशंस जो कि वर्बली या नॉन वर्बली कम्युनिकेट किए जाते हैं, ठीक है, तो दिस में हेल्प इंटरेक्ट विद इंडिविजुअल्स मोर एफिशिएंटली, ठीक। ये है हमारे पास इमोशंस का यूज। व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ इमोशंस। जेम्स लेंज थ्योरी है कि सबसे पहले कोई इवेंट होगा, ठीक है, फिर उसके कारण कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे और फिर इमोशन एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। हालांकि इसके अपने ड्रॉबैक्स हैं इस थ्योरी के, नेक्स्ट थ्योरी में पढ़ेंगे अगर हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने कहा कि कोई आपको कुत्ता आपका पीछा कर रहा है, तो आपकी हार्ट बीट तेज होगी और आपको फिर डर लगेगा। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस थ्योरी में कुछ कमियां हैं, क्योंकि फियर आपको बाद में लगेगा या आपके हार्ट बीट पहले रेज होंगे, पहले इंक्रीज होंगे, ये आप कैसे कह सकते हैं। ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो जेम्स लेंज थ्योरी क्या है कि पहले कोई एक्सटर्नल इवेंट होगा, उसके कारण कोई फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आएगा और फिर आपको इमोशनल रिएक्शन आप देंगे उसको, उस फिजियोलॉजिकल रिएक्शन को आप एज अ इमोशनल इंटरप्रिटेशन देंगे, ठीक है ना, आप उसको एक इमोशनल इंटरप्रिटेशन देंगे। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज अवर जेम्स लेंज थ्योरी। The emotions experienced by an individual can be termed as reaction or response to the bodily changes that occurs as a result of certain external events and situations, right? यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कोई टीचर है जो कि बच्चों को गेम्स खेलते हुए पकड़ता है क्लासरूम में,
तो बच्चों में सडनली फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे कि इंक्रीज इन या फिर रैपिड हार्ट बीट्स. This physiological reaction is interpreted by the students as fear, right? Heart is beating fast, so I must be scared. ठीक है, तो इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है. और कैसे क्रिटिसाइज किया गया है, नेक्स्ट थ्योरी आप पढ़ेंगे, कैनन बोर्ड थ्योरी. ये कहती है कि पहले कोई एक्सटर्नल इवेंट होगा और उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस और इमोशनल चेंजेस सेम टाइम पे होंगे. जैसे कि nerve stimulus that emanates from thalamus. ठीक है, कोई एक एक्सटर्नल इवेंट हुआ जिसके कारण आपका थैलेमस पे इफेक्ट पड़ा, राइट. तो उसके कारण क्या होगा, आपका एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा और साथ में सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मैसेज जाएगा कि भाई इमोशनल एक्सपीरियंस या इमोशनल चेंजेस लाओ. तो सेम मेन बात यही है यहाँ पे कि आपका जो जेम्स लेंस थ्योरी है वो कहती है कि पहले एक एक्सटर्नल इवेंट होगा, फिर एक उसका रिएक्शन फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होगा, आपके हार्ट बीट तेज हो जाएंगे, आपके ब्लड प्रेशर चेंजेस हो जाएंगे, या फिर आपको डाइजेस्टिव चेंजेस हो जाएंगे, कोई भी चेंजेस हो सकते हैं फिजिकल या बॉडीली चेंजेस, और उसके बाद एक इमोशनल रिएक्शन आपको मिलेगा. दिस इज द जेम्स लेंस थ्योरी. बट इसको क्रिटिसाइज करते हुए नेक्स्ट है कैनन बार्ड थ्योरी, विच सेज कि सबसे पहले कोई एक्सटर्नल इवेंट होगा और उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स और इमोशनल चेंजेस सेम साथ साथ होंगे. इसी तरीके से और भी कुछ थ्योरीज दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर सिंगर थ्योरी है. ये कह रही है कि इट बिलीव्स दैट इमोशंस आर डिटरमाइंड जॉइंटली by a non-specific kind of physiological arousal and its interpretation based on environmental cues, right? You might read it further. It is basically based on physiological response. इस तरीके से है opponent proposition process theory. क्या opponent process theory. An emotional reaction to a stimulus is followed automatically by a opposition reaction. Repeated exposure to a stimulus causes the initial reaction to weaken and the opponent process to strengthen. Right, so there are these different theories which you could read further. ठीक है, ये थ्योरी यही कह रही है कि अगर कोई चीज़ हुई और उसके अपोनेंट में कोई प्रोसेस होती है, जैसे कि थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है, कि एवरी एक्शन इज फॉलोड बाय इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी ऑफ इमोशन ये क्या कहती है, इमोशंस एक्सपीरियंस्ड आर एन आउटकम ऑफ द अप्रेजल ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फ्रॉम विद इन द बॉडी. ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड डिस्पोजिशंस इनेबल टू रिएक्ट इन सर्टेन मैनर एज वेल एज कंसिडरेशन विद रिगार्ड टू द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन इमोशनल एक्शन ऑल्सो प्ले अ रोल इन द अप्रेजल प्रोसेस. ठीक है, यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी बच्चे को प्रिंसिपल के पास बुलाया जाता है, ठीक है, तो जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, वो डर सकता है, राइट. वो उसे सरप्राइज भी हो सकता है, पर साथ में वो डरेगा भी क्योंकि उसको बताया नहीं जा रहा है कि किस बारे में है, क्यों मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जा रहा है. और साथ ही अगर उसको कहा जाए कि भाई तुम्हें एक एजुकेशनल ट्रिप पे भेजना है और इसलिए तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जा रहा है, तो वो खुश हो सकता है, राइट. तो देन हिज और हर रिएक्शन विल टोटली चेंज. सो बेसिकली दिस थ्योरी सेज कि भाई जो भी हमारा इमोशन है, ठीक है ना, वो हम एक्सपीरियंस करते हैं एज एन आउटकम कि भाई हमें अप्रेज किया जा रहा है, ठीक है ना, या फिर एप्रीहेंशन या फिर रिप्रेजल. इस बेसिस पे हम कोई भी इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है, साथ में हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके बेसिस पे हम कोई प्रेजेंट में कोई एक्शन, कोई सर्टेन एक्शन या सर्टेन इमोशन शो कर रहे होते हैं. ठीक है, जैसे पास्ट में कुछ कहा गया होगा या कुछ हुआ होगा, तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे अगर प्रेजेंट में कोई बात होती है तो हमारा जो रिस्पॉन्स होता है उस चीज़ के लिए वो पास्ट से ही संबंधित होता है. जैसे हमने पास्ट में अगर किसी चीज़ को देख के डर लगी थी, तो प्रेजेंट में भी हम ज़्यादातर उस चीज़ से
डर को ही या फियर को ही कनेक्ट करते हैं, राइट? दिस इज द कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी ऑफ इमोशन। थैंक यू।